फारूक अब्दुल्ला जी वहां पर खड़े होकर जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने इतराज जताया, उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हो रही है कश्मीर के साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक दिग्गज सियासी लीडर हैं और वो सारे इस सिस्टम को समझते हैं, वो सब समझते हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में ये बात वहाँ पे कही, कई बार कई मजबूरियां भी होती हैं, सियासी मजबूरियां, बाहर आके क्या बयानबाजी हो रही है, हो सकता है कई बार सियासी मजबूरियां होती हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े कदावर नेता हैं। डेली वेजेस की अगर बात करूं, वो लोग कई बार आपसे मिले और आपने उनको कहा कि आपको हक मिलेगा और आपने तब भी उनकी आवाज़ उठाई, लेकिन अब जब आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, उनको आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। डेली वेजेस को उनका हक मिलना चाहिए और इस बारे में मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी आग्रह किया है। उन्होंने अभी भी बयान दिया रिसेंटली, उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जिस दिन होगी, अगर हम सीएम बनते हैं, हमारी सरकार आती है, तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये डेली वेजेस से लेकर जितने भी मुद्दे होंगे, इनको मैं साइन मार के सबको हम जो है वो करेंगे इनका हल। तो इतना बड़ा जो रविंदर रैना जी ने कहा, मैं उस पर ना तो कोई टिप्पणी करूंगा, ना उसमें कोई कमी करूंगा, ना कोई उसमें इजाफा करूंगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुद्दे जो हैं, जैसे डेली वेजेस हो गए, क्योंकि डेली वेजेस लगातार ये चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले रेगुलराइज फिर बोर्ड मांगो, नहीं तो हम रैलीज तक नहीं करने देंगे। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। यही डेली वेजेस का मसला जो है, आपको मालूम है पिछले 10-15 साल से चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी ये हल नहीं हुआ, कांग्रेस में भी ये हल नहीं हुआ और फिर पीडीपी और भाजपा की भी सरकार बनी तो उस वक्त भी कमेटी बनी, बदकिस्मती से नहीं हुआ। हल इसका हमारे पास ही है और करके देंगे, होगा, करना पड़ेगा। रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से लोग चाहते थे कि ये बने, लेकिन किसी कारणवश वो डिले हो रहा था। ड्रीम प्रोजेक्ट था जम्मू का, एक लेक बनेगी, एक रिवर फ्रंट बनेगा, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं किया। सूर्यपुत्री तवी के किनारे पे रिवर फ्रंट डेवलप हो रहा है और जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन मुद्दों को हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इकट्ठे होकर, एक मत होकर अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करें। बाकी कोशिश ही कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं और कोशिश में कहीं कहीं कामयाब भी होते। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय काफ़ी मुद्दे जो हैं वो चर्चित हैं, लेकिन एक जो काफ़ी लंबे समय से लोग चाहते थे कि जो चीज़ अनाउंस हुई थी उस पर कार्य हो जाने की, रिवर फ्रंट तवी की अगर बात करें, उस पर जो बनाया जाना था, उसको लेकर आज एलजी मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे थे। उसका नींव पत्थर जो है वो रख दी गई है, तमाम नेतागण उनके साथ वहां मौजूद थे, उस पर भी चर्चा रहेगी। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी आ चुकी है, जल्द ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, सबमिट भी हो जाएगी, उस पर भी क्या कुछ कहना है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, बेखौफ नेता, आप उन्हें बलिवांती जानते हैं, जब भी अपनी बात रखते हैं तो वो बेखौफ तरीके से रखते हैं, और मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र सिंह राणा जी की। सीधी बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। सर, रिवर फ्रंट की बात करते हैं। रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से लोग चाहते थे कि ये बने, लेकिन किसी कारणवश वो डिले हो रहा था, लेकिन आज एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पहुंचे हैं, आप उस कार्यक्रम में खुद पेश थे। सर, क्या लगता है अब जो सपना दिखाया गया था, उस सपने पे जल्द काम खत्म होकर वो लोगों को सौगात मिल जाएगी? मैं समझता हूँ ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जम्मू का और बचपन से हम सुनते थे कि एक लेक बनेगी, एक रिवर फ्रंट बनेगा, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा तारीखी दिन है कि सूर्यपुत्री तवी के किनारे पे रिवर फ्रंट डेवलप हो रहा है और आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उसका नींव पत्थर रखा। मैं समझता हूँ उनका और प्रशासन का जम्मू वासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो संकल्प लिया है कि सबका विकास होगा, उस विकास की इस कड़ी में ये जम्मू के लिए बहुत बड़ा एक संग मील बनेगा और मैं उसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज उन्होंने जब विश्लेषण किया कि उस प्रोजेक्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वहाँ, वो एक मैं समझता हूँ कि जम्मू की एक बहुत अहम चीज़ बनेगी और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन बनेगी। कल बागे बहू में भी वो म्यूज़िकल फाउंटेन का और साउंड एंड लाइट शो का इनाग्रेशन हुआ। ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं ये जम्मू की विख्याति को बढ़ाएंगी और माँ वैष्णो की कृपा से जिस तरह श्रद्धालु यहाँ आता है, वो श्रद्धालु जो है उसके लिए और जम्मू के वासियों के लिए एक नए जम्मू का जो ख्वाब हम लोग देखते थे वो ताबीर हो रहा है। मैं
तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि आज जम्मू तवी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है। बैठ जाओ भाई। जी, एक सवाल और पूछूंगा सर। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अब आ चुकी है, वो सबमिट भी जल्द हो जाएगी, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। लोग जो हैं, असमंजस का थोड़ा सा माहौल भी है। कई कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे तब्दीली की गई है वहाँ पर कुछ लोग नाखुश भी हैं, कुछ लोग बड़े खुश भी हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी। जैसे वैष्णो माता देवी की बात करें तो उनके नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी, वहाँ के लोग काफ़ी खुश और उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सुचेतगढ़ की बात करें, वहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद या तो चीज़ें वो समझ नहीं आ रही, या फिर कुछ ना कुछ उन लोगों को उस तरीके से पेश की जा रही हैं जिसकी वजह से माहौल जो है वो असमंजस का बना हुआ है। आप, क्योंकि जब भी आपसे कोई चीज़ समझनी हो, आप लेमैन लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से जनता को समझाते हैं। जनता इस समय जानना चाहती है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसका किस तरीके से फ़ायदा खासकर जम्मू संभाग को मिलेगा। देखिए, दो चीज़ें। एक तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट अभी औपचारिक रूप पे किसी के पास नहीं है। जो ये जो व्हाट्सएप पे चल रही उसी पे सब टिप्पणी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अभी औपचारिक रूप पे जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। अभी तो एसोसिएट मेंबर्स के पास है और वहाँ से वो जो है सोशल मीडिया में आ गया है। तो अभी जिस वक्त ये पब्लिक डोमेन में आता है तो फिर जितने भी लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं वो अपने पब्लिक जो है अपने एतराज़ात जो है वो रख सकती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्कीम है जिसके तहत ये बना है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है। पहले एसोसिएट मेंबर्स का होगा, उसके बाद फिर ये उनके जो खदशात होंगे, उनके जो होंगे उनको एड्रेस करने के बाद, उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद फिर ये पब्लिक डोमेन में जाएगा। वहाँ से भी ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे। और ये समझने की ज़रूरत है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो गैर जानिबदाराना तरीके से, और एक सुप्रीम कोर्ट की माननीय जज साहिबा जो हैं वो एक्स फॉर्मर जज हैं, माननीय लॉर्ड जस्टिस रंजना देसाई साहिबा, वो इसकी सदारत कर रही हैं। तो ये कमीशन किसी एक जमात की कमीशन नहीं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अनचैलेंजेबल वर्डिक्ट होगा। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपने तथ्यों पर काम करेगी और उसने तथ्यों पे ही काम किया है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का ये बुनियादी एक मकसद है कि हर शख्स जो इस जमहूरी निज़ाम में यकीन रखता है और जमहूरियत का हिस्सा है उसको बराबरी का हक़ मिले, और वो अपने जो फ्रेंचाइज का जो है इस्तेमाल जो है वो एक आसान तरीके से कर सके। ये गैर जानिबदाराना तरीके से एक्सरसाइज होगी। कुछ लोगों को एतराज़ है, जैसे आपने कहा, जो एतराज़ है वो अपना एतराज़ उनके सामने रखें, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके से वो फैसला करेंगे, और जो भी फैसला होगा वो सब तथ्यों को सामने रख के होगा। हाँ, अगर कोई कहे कि मेरे ही मुताबिक कमीशन चले तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कमीशन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस वक्त ये कमीशन फाइनल रूप में अपनी रिपोर्ट दे देगी तो जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को बराबरी का हक मिलेगा। हर वर्ग जो है वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगा, और जो लोग सदियों से अपने आप को डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं, जो समझते हैं कि हमारा हक हमें नहीं मिला, उनको वो हक ज़रूर मिलेगा। और जम्मू संभाग की, जहाँ तक आपने सवाल किया कि जम्मू संभाग, तो जम्मू संभाग को भी जो खदशात थे कि हमारे साथ क्या होगा, तो मुझे लगता है इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में उस बात का भी वो ख्याल रखेंगे कि जम्मू संभाग की भी जो आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, और जो उनके हक है उनको मिले। हर वर्ग को अपना हक मिलना चाहिए, हर शख्स को अपना हक मिलना चाहिए, हर इलाके को अपना हक मिलना चाहिए। यही तो बुनियाद है इस लेकिन पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में फारूक अब्दुल्ला जी वहां पर खड़े होकर जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने इतराज जताया। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हो रही है कश्मीर के साथ, जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में फेरबदल किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो चाहते थे उस तरीके से कमीशन काम कर रहा है। ये सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं। वो उनको नामंजूर है, कहते हैं हम मानेंगे नहीं इस चीज को। बड़ी पार्टियां हैं, जम्मू की भी रीजनल पार्टीज कुछ हैं, वो भी इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि उनकी मंशा से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेतागण चाहते हैं उसी तरीके से काम किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक दिग्गज सियासी लीडर हैं और वो सारे इस सिस्टम को समझते हैं, और तभी उन्होंने जब रिपोर्ट पहले उनके सामने पेश की गई जहां वो एसोसिएट मेंबर थे, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने
माननीय जज रंजना देसाई साहिबा का शुक्रिया किया और रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया। वो सब समझते हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में ये बात वहाँ पे कही, कई बार कई मजबूरियाँ भी होती हैं, सियासी मजबूरियाँ, लेकिन हकीकी जो फैक्ट्स हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब समझते हैं। और चूंकि उन्होंने उसकी अंदर तारीफ़ की कमीशन की रिपोर्ट की, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी मुतमईन होंगे। नहीं तो उनके कद का आदमी ये नहीं है कि अंदर कमीशन में तारीफ़ करे। बाहर आके क्या बयानबाजी हो रही है, हो सकता है कई बार सियासी मजबूरियाँ होती हैं, और फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े कदावर नेता हैं, वो उन मजबूरियों को समझते हुए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि अंदर उन्होंने तारीफ़ की, तो इसका मतलब वो समझते हैं कि रिपोर्ट जो है वो गैर जानिबदाराना तरीके से और मुनसिफाना तरीके से बनाई जा रही है। एक लास्ट सवाल पूछूंगा। आप जब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे तब भी वो लोग आपके पास आते थे, खासकर जम्मू की बात करूं तो जो बच्चे बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे भी आपसे बड़ी बार मिले, डेंटल सर्जन्स भी आपसे बड़ी बार मिले, डेली वेजेस की अगर बात करूं वो लोग कई बार आपसे मिले और आपने उनको कहा कि आपको हक मिलेगा, और आपने तब भी उनकी आवाज़ उठाई। उनको उम्मीद थी, लेकिन अब जब आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं उनको आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उनको आज भी लगता है कि नहीं, चलो पहले तो रिप्रेजेंटेशन नहीं था हमारा, कोई नहीं करता था, लेकिन एक शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी में अब है और उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। पहले तो सुनाई देती थी, अब तो और सुनाई देगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। सर, डेली वेजेस जो हैं वो इस आस में हैं कि हमारे लिए शायद ही कुछ प्रावधान होगा, हमारे लिए मिनिमम वेजेस जो लागू कर दिए गए थे अमित शाह जी द्वारा, अब उसी मिनिमम वेजेस को हमें वो मिलेंगे, हमारा हक हमें मिलेगा, शायद परमानेंट या रेगुलेशन पॉलिसी हमारे लिए बनाई जाएगी, फ्रेमवर्क किया जाएगा। बड़े सारे मुद्दे हैं सर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें होंगी। अब हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस समय काम कर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी का भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैं आपको ये बताता हूँ कि डेली वेजेस को उनका हक मिलना चाहिए, और इस बारे में मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी आग्रह किया है। और जब भी मैं उनसे मुलाकात होती, पहले मैं ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं, ये बड़े एक काबिल सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये लोगों की नब्ज़ को समझते हैं। और जब भी उनके सामने कोई मुतालबे जो लोगों के लगे, क्योंकि हम जब भी उनके पास जाते हैं तो लोगों के मुतालबात ही उनके सामने रखते हैं, मैं बड़े वसूख से और जिम्मेवारी से चाहता हूँ कि माननीय मनोज सिन्हा साहब हमेशा हमारी उस बात पे जो लोगों के हित की बात हो, वो इस बात में बड़े चाहते हैं, उन दिली तौर पे चाहते हैं कि लोगों का भला हो, और वो पूरी तरह से उन लोगों मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, हल निकालते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। अब आप सब इंस्पेक्टर्स का देखिए, उनके सामने जब मुतालबा रखा उन्होंने पूरा पढ़ा, और एक तो वो बड़ी जल्दी, उनके अपटेक बहुत जल्दी होता है, वो फ़ौरन चीज़ को पकड़ते हैं और उस पर एक्शन भी फ़ौरन करते हैं। उन्होंने फ़ौरन वैकेंसीज 400 बढ़ा दी, एज ग्रुप बढ़ा दी। ये जो क्लास 4 के एस्पिरेंट्स थे, 5000 हुए थे, 3000 पोस्टें ये री एडवर्टाइज करने लगे थे, जब उनके संज्ञान में लाया उन्होंने फ़ौरन सारे कागज़ों को दरकिनार करके उन्होंने कहा कि जब हमारे पास लिस्ट है तो क्यों नहीं हम 3000 एक्स्ट्रा लगाएं, बजाय कानून के दायरों में ही फंस के तो दोबारा हम करें, और 3000 बच्चों को तो 5000 से 8000 किया, ये उन्होंने ही किया। और भी कई मुद्दे जो उनके सामने लाए और जो में लोक हित था उन्होंने किया। जहाँ तक डेली वेजेस का मसला है, मैंने बार बार ये डेली वेजेस मिनिमम वेजेस की बात करें, वो कि कब मिलेगा? नहीं, नॉट ओनली मिनिमम वेजेस, मैं तो कहता हूँ उनकी कोई ना कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो रिटायर हों तो एज रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों। ये हमारी कोशिश है, और इसके लिए मनरेगा की पेमेंट की बात है, इसका भी वो कोई ना कोई समाधान निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और भी जितने मुद्दे हैं, डेंटल सर्जन्स का मुद्दा है, रैबरे खेल का मुद्दा है, अब BSF CISF के बच्चों का मसला है, वो भी मैंने उनके सामने रखा। लेकिन उसमें एक परेशानी आई कि बच्चों को किसी ने कहा था कि 2000 वैकेंसीज हैं। तो जब मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के पास रखा, तो राज्यपाल महोदय साहब और होम मिनिस्टर साहब के पास ले गए, और जब वहाँ से जवाब आया तो वहाँ आया कि 1355 ही पोस्टें थी और 1356। बहरहाल तब भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि कुछ ना कुछ अगर बढ़ जाए तो इनको और कुछ एडिशनल मिल जाए, तो वो भी है, वो भी उस पर भी वो उन्होंने होम मिनिस्टर साहब के साथ, हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया, सभी ने टेकअप किया हुआ, लेकिन उसमें कुछ मजबूरी है। अब जहाँ तक बॉर्डर बटालियन का सवाल है, बॉर्डर बटालियन का इशू भी मैंने उनके सामने रखा है, और बच्चियों पे लाठीचार्ज तक हुआ। देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि देखिए, एक कोई पद्धति और प्रणाली बदली है। अब जैसे वो आप कह रहे हैं कि पुरानी पोस्टें जो हैं, अब रिजर्वेशन पॉलिसी बदल गई है।
अब रिजर्वेशन की पॉलिसी जो बदलने से थोड़ा सा वो लीगल एक एंगल सा आ रहा है जिसपे वो काम कर रहे हैं कि एक लीगल एंगल आ गया है कि अब रिजर्वेशन जो जितनी रिक्रूटमेंट होगी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से होगी। आप समझते हैं तो 5 अगस्त के बाद वो एक चेंज आई है, तो उसकी वजह से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए वो उसमें कोई संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन मैं ये जो भी चीज़ें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने लाई, उन्होंने हमेशा उन चीज़ों, मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई हल हर चीज़ का वो निकालेंगे। उनकी कोशिश ये रहती है कि करें, और मैं बड़े वसूख से और जिम्मेवारी से कहता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, खा वो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, अब देखिए बात यह है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, सबसे काबिल तरीन जो गवर्नर रूल होता है ना, सबसे काबिल तरीन, एक गवर्नर साहब थे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, बोरा साहब, वो कहते थे कि सबसे काबिल तरीन गवर्नर रूल जो है वो मतवातन नहीं है इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो उनका बनता है, वो अलग बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बड़े से लंबी अरसे से रुके हुए कई मसले जो हैं उनका हल जो है मनोज सिन्हा जी ने आके निकाला है जब से आए हैं। आज ही आप देख लीजिए ये जो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अब आज उन्होंने ऐलान किया कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी दो ऐसे मसले हैं जो जम्मू कश्मीर के बड़े मसले हैं पिछले 20-30 साल से, क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी रही, और अब तो हाल ही में कोविड के 2 साल निकले। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए वैकेंसीज इंक्रीज की जा रही हैं, और आज उन्होंने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 25,000 करोड़ के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की होगी। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग होगी तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और उसके लिए अनएम्प्लॉयबिलिटी को दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को स्किल सेट्स दिए जाएं ताकि वो नौकरियां करें। और साथ ही में उन्होंने ये भी आज खुलासा किया कि ये जो बड़े मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट, उन्होंने आज ऐलान किया कि 3-4 और बड़े मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और 75,000 करोड़ का उन्होंने खुलासा किया कि पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका, लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि यूथ जो है वो परेशान है, और मैं समझता हूँ कि हम सबको यूथ की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके मसले हल करने चाहिए, और उनको जल्द से जल्द एक रोड मैप देके, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देके उनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए कि हमारे कौम के बच्चे जो हैं, हमारी अपने बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हों, ये अच्छी बात नहीं है। उनको इस सड़क पे नहीं होना चाहिए, उनको या तो क्लासरूम में होना चाहिए या काम करते होना चाहिए, और ये हमारा दायित्व बनता है, सोसाइटियल दायित्व बनता है, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके मसलों को बड़े सीरियसली लेके, उनका संज्ञान लेके उनका हल निकालें। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि बाकी कोशिश ही कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, और और कोशिश में कहीं कहीं कामयाब भी होते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक सुलझे हुए नेता हैं, आप राजनीतिक गलियारों में सब कुछ जानते हैं किस तरीके से कब क्या होगा। अब जो माहौल बन रहा है, लोगों को लग रहा है शायद इलेक्शंस जो हैं वो बड़ी जल्द आ सकती हैं, जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, क्या एक बार फिर से ये तमाम जो चीज़ें आप जैसे कह रहे हैं, ये चीज़ें सिर्फ मैनिफेस्टो का हिस्सा रहेंगी, या फिर जैसे उन्होंने पिछली बार भी जितना भी समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, एक बार फिर से अगर वो देते हैं समर्थन उससे, क्योंकि आश्वस्त हैं रविंद्र रैना जी, बार बार यही कहते हैं, यहाँ भी जाते हैं कि अब की बार 50 पार, अगर वो इस तरीके से कह रहे हैं, और जब भी उनके सामने समक्ष मसला रखा जाता है, डेली वेजेस का हो, एसपीओस का हो, जितने भी मुद्दे हैं वो रखे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अभी भी बयान दिया रिसेंटली, उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जिस दिन होगी, अगर हम सीएम बनते हैं, हमारी सरकार आती है, तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये डेली वेजेस से लेकर जितने भी मुद्दे होंगे इनको मैं साइन मार के सबको हम जो है वो करेंगे इनका हल। और वो इतना बड़ा जो रविंद्र रैना जी ने कहा, मैं उस पर ना तो कोई टिप्पणी करूंगा, ना उसमें कोई कमी करूंगा, ना कोई उसमें इजाफा करूंगा, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा वो कहा। लेकिन जहां तक सवाल इलेक्शंस का है, आपने कहा कि इलेक्शंस होने वाली हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन खत्म होती है तो उसके बाद इलेक्शन होगी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन जो है इस साल जल्दी से जल्दी हो जाएगी, और मुझे लगता है वो उसी तरह कवायद जा रही है। जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होगी उसके बाद कमेटी बैठेगी और मैनिफेस्टो बनाएगी। आपने जहाँ तक कहा कुछ वादे किए जो पूरे नहीं हुए, आज ही तो जम्मू फ्रंट का काम शुरू हुआ, रिवर फ्रंट का। ये वादा तो कई बार हुआ,
हमने भी देखा, आपने भी देखा, और आज काम शुरू हुआ। मेट्रो रेल का जितना इतना लोगों ने बनाया, तो आज ये बता रहे थे कि शायद उसकी फंडिंग भी इस बजट में आने की उम्मीद है। तो जब फंडिंग आ गई तो वो मेट्रो का हुआ। तो ये ऐसे ही काम होंगे, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, इसमें 2-3 साल लगते हैं। और लेकिन एक आप देखें, अगर इस नक्शे को आप देखें तो शायद एक आगे की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है और आप कहते हैं कि वो मुद्दे रिपीट होंगे, मुद्दे रिपीट नहीं। जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन मुद्दों को हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इकट्ठे होकर, एक मत होकर अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करें। और वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का रास्ता भाजपा ने खोला है और शुरू किया है, और मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जैसे ही होगी, कई मसले जो हैं जम्मू कश्मीर के हल होंगे। ये जितने भी मुद्दे हैं, क्या ये हावी नहीं रहेंगे उस समय दौरान? क्योंकि अभी भी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो यूपी में इलेक्शन जैसे अनाउंस हुए हैं, वहाँ पे जब प्रचार करने जा रहे थे तो वायरल रह रही हैं। जब भी वहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए या एमपी पहुंच रहा है उनके साथ, तो उस तरीके के लोग खुश नहीं नजर आ रहे हैं, लोग आश्वस्त नाखुश नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुद्दे जो हैं, जैसे डेली वेजेस हो गए, क्योंकि डेली वेजेस लगातार ये चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले रेगुलराइज फिर बोर्ड मांगो, नहीं तो हम रैलीज तक नहीं करने देंगे। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। यही डेली वेजेस का मसला जो है, आपको मालूम है पिछले 10-15 साल से चल रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी ये हल नहीं हुआ, कांग्रेस में भी ये हल नहीं हुआ, और फिर पीडीपी और भाजपा की भी सरकार बनी तो उस वक्त भी कमेटी बनी, बदकिस्मती से नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हल इसका हमारे पास ही है और करके देंगे, होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली वेजेस जो ये हमारा हिस्सा है, हमारा माशरा है, और इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये डेली वेजेस क्या करते हैं, जिस वक्त ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो पानी और बिजली की व्यवस्था क्यों खराब हो जाती है? मैं कहता हूँ जी, वो कहते हैं जी गलत लगे, जैसे भी लगे, लगाने वालों को फांसी लगाइए। जहां तक इनका सवाल है, ये काम कर रहे हैं आज भी, और बायोमेट्रिक हो चुका है। बायोमेट्रिक के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनको इनका हक मिलना चाहिए। ये इनका हक जो है बिल्कुल जायज़ है, इनका हक इनको मिलना चाहिए, और इनके हक को दिलाने के लिए हमने पहले भी कोशिश थे और करेंगे और करके रहेंगे। बॉर्डर बटालियन के बच्चों को क्या करना चाहेंगे? वो चाहते हैं कि रविंद्र राणा हमारे मसले में कुछ बोले। देखिए, बॉर्डर बटालियन का जहाँ तक मसला है, वो मैंने माननीय एलजी साहब के सामने रखा हुआ है। उसमें कुछ इश्यूज़ मैंने जैसे आपको कहा, कुछ आ रहे हैं, कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो लीगल हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। मैं इस पर कोई ऐसी बयान नहीं देना चाहता। मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई बयानबाजी करूं जिससे कि हाँ जी मैं बयान करूं तो वो कहें कि बहुत है। लेकिन ये मैं आपको आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ, बॉर्डर बटालियन हो या कोई भी हो, जिस वक्त कोई आदमी जम्मू कश्मीर का परेशान है और गुहार लगाता है, हम पहले मैंने हमेशा आवाज़ उठाई, आज भी आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन मुझे आदत नहीं है कि जाके बड़ा शोर डालने की, आप मुझे जानते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से हर जगह दस्तक दे रहा हूँ कि हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, बॉर्डर बटालियन के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बच्चे बच्चियाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे, पर इन बच्चियों को हैं या जो भी बच्चे हैं, हम बार बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बच्चे नाराज़ हों तो अपने बच्चे हैं। बच्चे आप नाराज़ किससे होते हैं? उसी से होते हैं जिससे उम्मीद होती है। इसलिए इन बच्चों को मरहम लगाने की ज़रूरत है। इन बच्चों को हमने सड़क पे नहीं डालना, इन बच्चों को हमने रिहैबिलिटेट करके प्रॉपरली इनको डिग्निफाइड लिविंग के हमने रास्ता बना। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है सारी सियासत की, अगर हमारे बच्चे जो हैं उनकी डिग्निफाइड लिविंग ना हो, और ये हमारी कोशिश है और करके रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रविंद्र सिंह राणा जी से सीधी बातचीत करी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा रही है, खासकर जितने भी मुद्दे हैं। साहब ने कहा कि पहले भी मैंने आवाज़ उठाई है और हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को या फिर डेली वेजेस का मुद्दा है उनको उनका हक नहीं मिल जाता। अब इलेक्शंस की अगर बात कही तो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है कि समय मुताबिक जो है इलेक्शंस भी होंगे, और उम्मीद है कि इस वर्ष जल्द ही इलेक्शंस जो हैं, चुनाव यानी कि जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होते हुए नजर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आप सभी के सवालात थे जो आपने कहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रविंद्र सिंह राणा से जब भी मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा, तो मैंने पूछे हैं। अब आप कितने संतुष्ट हैं, आपने मेरे कमेंट बॉक्स में रखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। इधर हो रहा है के साथ शुभम लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।